दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमारा छात्रावस्था शिक्षक के लिए मैथ्स का क्लास जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो पिछला क्लास में हमने देखा था घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा यह क्लास होगा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे घन व घनाभ के साथ साथ बेलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस प्रकार से आपका छात्रावस्था शिक्षक में, शिक्षक भर्ती में या फिर सीजी व्यापम के कोई सा भी एग्जाम हो इसमें पूछे गए हैं या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन के पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप उसको जाकर के जरूर देखिए ताकि आज का आपका यह क्लास आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ दोस्तों आज का यह क्लास आपके लिए होगा, ये होगा मैथ्स का क्लास 10। इससे पहले क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाके सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका मैथ्स हॉस्टल वार्डन के लिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक वाइज पूरा क्लियर हो जाए। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए जो भी मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमें पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। अब देखिए हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जिसको हम लिखते हैं V से, जिसको बोला जाता है वॉल्यूम। तो घन का आयतन बराबर होता है दोस्तों A का क्यूब। यहाँ पर A आपका घन का कोई एक भुजा हो जाएगा, तो घन का आयतन होता है, घन का वॉल्यूम होता है A का क्यूब। अब देखिए इसमें क्या दिया है, दो अलग अलग घन हैं। ठीक है, दो अलग अलग घन है, तो उन्हीं दोनों घनों का अनुपात हमें किस रूप में दिया है, 1:27 के रूप में। मान लीजिए एक घन को मैं मान लेता हूँ A और दूसरे घन को मैं मान लेता हूँ B। ठीक है, ये हो गया उसका अनुपात, मतलब A/B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब जो पहला वाला घन है जिसकी भुजा मैंने A माना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, A का क्यूब। ठीक उसी प्रकार एक और घन की भुजा को अगर मैं B मानता हूँ तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, B का क्यूब। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक हमें उसी प्रकार से करना है। ठीक है, दो घन की भुजा हमने मान लिया, एक का भुजा A, एक का भुजा B, और क्या बोल रहा है कि दोनों घनों के आयतनों का अनुपात क्या है, दोनों घनों का आयतनों का अनुपात 1:27, मतलब 1/27 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 × A²। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भुजा। ठीक है, 6 × भुजा के घात 2, 6 गुणित भुजा के घात 2, मतलब यहाँ पर हमें लाना है दोस्तों भुजा का वैल्यू। ठीक है, तो भुजा का वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए A³ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये है हमारा A³ बराबर, एक को मैं एक का क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब 1 का घात 3 लिख सकता हूँ। और 27 किसका होता है, ये 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। अब यहाँ से देखिए घात में 3 है, ये घात में 3, ये सारा जो है आपस में कट जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, A/B = 1/3। ठीक है, A/B बराबर 1:3 हमारा निकल करके आ गया। अब क्या बोला है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए एक घन जिसकी भुजा को मैं A माना हूँ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 6 × A²। और दूसरे घन जिसका भुजा को मैं B माना हूँ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 6 × B²। ठीक है, और क्या बोला है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मैं इसका कर देता हूँ दोस्तों अनुपात।
अब यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 1/3, तो ए अपॉन बी का वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या मिला है, 1/3, और 1/3 का ये क्या हो गया दोस्तों, होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 का होल स्क्वायर, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, मतलब ये हमारा क्या आ गया, इसका रेशियो 1:9, ये हमारा आ गया 1:9। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसी को आपको समझना जरूरी होता है। उसके बाद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या दिया है कि एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है ये हमें जानना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक घन के सभी सतहों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 3750 वर्ग मीटर, ठीक है। तो सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन के सतह का क्षेत्रफल होता है दोस्तों हमारा 6 × ए का स्क्वायर, या फिर 6 गुणित भुजा के घात 2, ठीक है। ए मैं जहाँ पर भी लिख रहा हूँ तो ए क्या हो जाता है हमारा भुजा, ठीक है। और ये 6a² क्या है, घन के सतहों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए घन के सतहों का क्षेत्रफल को मैंने क्या मान लिया, 6 × a², ठीक है। इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इसका वैल्यू हमें कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया हमें 3750, ठीक है। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 3750। तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर भुजा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3750, 6 इसके साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों बटे में 6। इसको अगर मैं कटा देता हूँ, देखिए 6 × 6 ये कितने बार में जाएगा, 6 × 6 = 36, 1 बचा, उसके बाद 6 × 2 = 12, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, और ये 6 × 5 = 30, मतलब a का a² = क्या निकल के आ गया हमारा 625। अब देखिए वर्ग को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हमारा वर्गमूल 625 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल 625 मैं एक स्टेप थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए हमारा ये वर्गमूल 625, और 625 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 के घात 2। अब यहाँ पर ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, a = हमारा ये निकल के आ गया दोस्तों 25 मीटर, ठीक है। a आपका कोई एक भुजा है, a का वैल्यू अभी हमें सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू मिला है, कोई एक भुजा का वैल्यू मिला है घन का। अब देखिए इसमें पूछा क्या चीज़ है, उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है कि घन में टोटल 12 कोर होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, घन में 12 कोर होते हैं, और यही 12 कोर क्या है दोस्तों, यही 12 कोर आपका 12 किनारा है, ठीक है। कोर को ही किनारा बोला जाता है। तो घन में टोटल 12 कोर होते हैं, और इसी कोर को किनारा बोला जाता है। मैंने पार्ट 1 में पूरा घन के बारे में पूरा डिटेल आपको समझा दिया है, कितने कोर होते हैं, कितने फलक होते हैं, ठीक है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए घन में 12 कोर होते हैं, मतलब 12 किनारा होता है, तो सभी किनारों का योग, अब देखिए आपका कोई घन है, उसका सभी साइड आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक भुजा को अगर मैं a मान लेता हूँ तो उसकी सभी भुजा जो है a इसी प्रकार से होते जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि 12 किनारा है और 12 किनारों का योग, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि सभी लंबाइयों का योग कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो 12 किनारों का योग मतलब मैं 12 बार a+a+a+ अगर मैं करूँ तो डायरेक्ट उसका जो है उसका योग, उसका सम क्या निकल के आ जाएगा, उसका सम निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा 12 × a, ठीक है। बस छोटा सा कंसेप्ट है, हमें बस इसी कंसेप्ट को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए 12 × a हमारा आ गया, कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर a का वैल्यू मुझे मिल गया 25, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ 12 × a का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 × 5 = 60, ये हमारा 0 बचा 6, 12 दूने 24, 24 और 6 30, ये हमारा कितना आ गया 24 और 6 30। मतलब यहाँ पर देखिए
उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा? उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग 300 मीटर हो जाएगा, जो कि होगा हमारा दोस्तों आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये आपका हाल ही में मंडी निरीक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 8 समान छोटे घन में काटा गया है। एक छोटे घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन है, कोई सा भी एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है को 8 समान छोटे छोटे घन में काट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कोई एक बड़ा सा घन है, कुछ इस प्रकार से कोई बड़ा सा घन है। ठीक है, अब इसको जो है छोटे छोटे घनों में 8 भाग में बांट दिया गया है। तो हर एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, मतलब हर एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक उसी प्रकार से हम करते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए छोटे घन की भुजा हम मान लेते हैं ए। ठीक है, छोटे घन की भुजा को हम मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर देखिए टोटल घनों की संख्या कितना है? टोटल घनों की संख्या है 8। ठीक है, घनों की संख्या जो कि कितना है दोस्तों? 8। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 8 समान छोटे घन में काटा गया है। तो टोटल घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए बड़े घन का आयतन, मतलब जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है वही सबसे बड़ा घन होगा। तो बड़े घन का आयतन, ये हो गया बड़े घन का आयतन वॉल्यूम अपॉन में एक छोटे घन का आयतन। मतलब देखिए इसको अगर मैं 8 समान, ठीक है, ये तो आपका मैं यहाँ पर 4 ही बनाया हूँ, ये इसको आप 8 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ये जो बड़ा घन है इसको अगर मैं 8 समान भाग में बांट देता हूँ तो हर एक छोटे घन का आयतन जो हमारा निकल करके आ जाएगा उसको मैं ये जो बड़ा वाला घन है उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक छोटे घन का आयतन। ठीक है, एक छोटे घन का आयतन। देखिए ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी पे बेस्ड मैंने आपको पार्ट 1 में कई सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी टाइप से रिलेटेड आपको कई प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको हर एक एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बार बार घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो देखिए घनों की संख्या कितना है दोस्तों? टोटल 8। अब बराबर में इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेता हूँ। घनों की संख्या है टोटल 8, बराबर में बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन देखिए क्या दिया है? बड़े घन की भुजा क्या दिया गया हमें? 8 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का घात 3, मतलब 8 का क्यूब अपॉन एक छोटे घन का आयतन। तो देखिए एक छोटे घन का भुजा हमें मालूम नहीं, तो उसको हमने क्या माना है? ए। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का क्यूब। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो सबसे पहले मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 8 के घात 3 और ये बटे में 8। ठीक है, तो 8 के घात 3 और ये बटे में 8 है। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 8 गुणित 8 गुणित 8, और ये नीचे का 8 से ऊपर का एक 8 कट जाएगा। तो ये ए का घात 3 बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों? ए का घात 3 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 8 का घात 2। मतलब ये कितना आ जाएगा? 8 अट्ठे 64। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ये 8 के घात 3 को मैं 8 गुणित 8 गुणित 8 इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और ये बटे में और 8 पहले से है। ठीक है, एक 8 से एक 8 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 8 अट्ठे 64 निकल करके आ गया। और ये 64 किसके बराबर है? ए क्यूब के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 64 किसका क्यूब होता है? तो 64 हमारा होता है 4 का क्यूब। मतलब ए बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? 4। और ए क्या है दोस्तों? एक छोटे घन का भुजा। ठीक है, एक छोटे घन का भुजा है हमारा ए, जो कि निकल करके आ गया है कितना? a इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हमें निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसको मैं साइड से बना लेता हूँ। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हमें मिल गया है, ए इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं रख देता हूँ डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में, मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणित, ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, और ये 16 गुणित 6 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा आ जाएगा 96, ये हमारा आ जाएगा 96, और ये कितने हो जाएगा दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर में।
ठीक है। यहाँ पर ये क्षेत्रफल बोला गया तो ये सारा स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, इसी प्रकार का मैं आपको कई सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बुक सेल्फ 52 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर ऊंचा है। 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची आयाम वाली छोटे आकार की कितने पुस्तकों का बुक सेल्फ पर व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए बुक सेल्फ क्या होता है दोस्तों, तो बुक सेल्फ ये आपका ये घनाकार भी हो सकता है, ये आपका आयताकार भी, वर्गाकार भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक बुक सेल्फ होता है जिसमें हम बुक को रखते हैं, ठीक है। मतलब ये हो जाता है बुक का अलमारी टाइप का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बुक सेल्फ है जिसका हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो इन्हीं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से हम इस प्रकार के 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और ये 6 सेंटीमीटर ऊंची आयाम वाली छोटे आकार की कितनी पुस्तकों का सेल्फ हम बना सकते हैं, ठीक है। कितनी पुस्तकों को बुक सेल्फ के रूप में हम बना सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए कितनी हम बना सकते हैं, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर देखिए बड़े सेल्फ का मतलब बड़ा वाला सेल्फ हमारा जो हमें पहले से दिया गया है। तो बड़ा वाला सेल्फ क्या दिया गया, देखिए ये हमारे 52 सेंटीमीटर लंबा, ये चौड़ा और ये ऊंचा हमें दिया गया है। तो बड़ा वाला बुक सेल्फ का, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़ा बुक, ये हो जाएगा दोस्तों सेल्फ, बड़ा बुक सेल्फ का आयतन, ठीक है, बड़ा बुक सेल्फ का आयतन बटे में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा बुक सेल्फ का आयतन, ठीक है। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो देखिए टोटल हमारा संख्या क्या निकल के आ जाएगा कि बड़ा बुक सेल्फ का आयतन बटे छोटा बुक सेल्फ का आयतन। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक सेल्फ बना है ये आपका घन के आकार का है कि घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें आपका जो लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तीनों अलग अलग है। अब देखिए घन के कंडीशन में क्या होता है, आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होता है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें अलग अलग दिया गया है। तो ये आपका ये जो बुक सेल्फ बनेगा ये आपका घनाभ के आकार का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो वॉल्यूम निकालेंगे, हम जो आयतन निकालेंगे, ये किसका आयतन हो जाएगा, आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन होता है हमारा, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो देखिए पहले हम रख देते हैं इसी फॉर्मूला पे, जो हमें निकालना है संख्या, टोटल कितना बुक सेल्फ बनेगा ये हमें निकालना है। तो टोटल संख्या देखिए क्या हो जाएगा, पहले लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 52 गुणित चौड़ाई कितना है 40 गुणित ऊंचाई कितना है दोस्तों 90 बटे में हमें किस आयतन का किस माप का हमें छोटा वाला बुक सेल्फ बनाना है। तो किस माप का बनाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणित 2 गुणित 6, ठीक है। ये हो जाएगा बड़ा बुक सेल्फ का आयतन बटे में छोटा बुक सेल्फ का आयतन। इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2 और ये कितने बार में जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये यहाँ पर एक चीज़ आप इसको नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो ये 52 ना होकर के ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये 52 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 5 एकम 5 और ये 5 दहम 50, ये नीचे का 5 पूरा कट गया और ये कितने बार में कटा 10 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फिर से कटेगा, तो 3 2 ने 6 और ये 3 3 9 और ये 0 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 फिर से कटेगा, ये 2 एकम 2, इसको मैं कटा देता हूँ, ये 2 दहम 20। मतलब देखिए ऊपर में क्या बचा, इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 10 गुणित 30, ठीक है, 10 गुणित 30। अब इसको अगर मैं आपस में गुणा करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 3000, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 3000 और यही होगा हमारा दोस्तों आंसर। ये देखिए किस में दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में,
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आधार का व्यास क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा पहले बेलन का कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बेलन का कंसेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, ये होता है आपका एक बेलन, कुछ इस प्रकार से ये होता है दोस्तों आपका एक बेलन, जिसमें आपका कोई ये हाइट होता है h, ये आपका कोई ये हाइट होता है h, ठीक है। अब देखिए, ये जो बेलन है इसका कोई आयतन हो जाएगा। तो इसका आयतन मैंने आपको पिछला क्लास में भी बताया था कि जिसका बेस और जिसका शीर्ष समान होता है, ठीक है, जिसका बेस और जिसका शीर्ष समान होता है उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बेस का क्षेत्रफल, उसके बेस का एरिया। तो देखिए, बेलन का जो बेस है ये आपका इसका जो ये बेस है ये आपको एक वृत्त के जैसे दिख रहा है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है दोस्तों हमारा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का एरिया क्या हो जाता है, ये पाई आर स्क्वायर, और उसमें हम गुणा कर देते हैं इसके हाइट से, तो ये हो जाता है हमारा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा निकल करके आ जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पर देखिए ये आपका वृत्त के समान है, तो ये 2 पाई आर ये हो गया वृत्त की परिधि, इंटू हम कर देंगे इसके हाइट से, तो ये निकल करके आ जाएगा दोस्तों इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। अब देखिए, इसमें एक और होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें एक और होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू, देखिए इसका कोई रेडियस होगा, इसका कोई रेडियस होगा, रेडियस आर प्लस इसका हाइट, तो ये हो गया दोस्तों 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो इन तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस इसका आयतन को याद रखिएगा। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच, और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है। तो देखिए, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब हमें हाइट कितना दिया है दोस्तों, हाइट हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया गया 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2 पाई आर इंटू एच, जो कि हमें कितना दिया है दोस्तों, ये हमें दिया गया 88, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एच की वैल्यू दिया गया है, तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ 2r, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ये 88 बटे ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई इंटू एच। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू को रख देता हूँ। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 88 बटे पाई का मान क्या होता है दोस्तों, ये 22/7 गुणित हाइट हमें कितना दिया गया है, हाइट हमें दिया गया है 14। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और ये कितना हो जाएगा 7 दूने 14। अब ये हमारा और कट जाएगा, तो ये हमारा कितने बार से कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 11 दूने 22 और ये 11 अट्ठे 88। यहाँ पर मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2r बराबर हमें क्या मिल गया, ये ऊपर में क्या बच गया दोस्तों 8 और नीचे में क्या बच गया, ये नीचे में हमारा बच गया 2 दूने 4, ठीक है। यहाँ पर ये वाला 2 बचा और ये वाला 2, तो ये कितना बच गया 2 दूने 4, मतलब ये 4 एकम 4 और ये 4 दूने 8, मतलब 2r का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, तो 2r का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2r का वैल्यू क्यों निकाला,
क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बेलन के आधार का व्यास हमें पूछा गया है। अब देखिए वृत्त का मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था कि आपका कोई जो वृत्त है, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई वृत्त है, अब इसका कोई रेडियस होता है आर, ठीक है, इसका कोई रेडियस होता है आर। अब इस रेडियस को अगर मैं 2 गुना कर दूं, इस रेडियस को मैं अगर 2 गुना कर दूं तो ये हमारा निकल के आ जाता है दोस्तों व्यास, ठीक है। और यही व्यास हमें पूछा गया, मतलब व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा, देखिए मैंने रेडियस को 2 गुना किया, मतलब 2 गुणित आर, व्यास बराबर हो जाता है हमारा दोस्तों 2 गुणित आर। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर हमें चूंकि हमें पूछा गया है व्यास, तो इसीलिए इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2r, ठीक है। मतलब ये 2r हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा व्यास। और इस व्यास का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2, ठीक है। इस व्यास का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसमें देखिए उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक उसी प्रकार से हम कर देते हैं। देखिए ये तो हमारा जो प्रारंभिक बेलन का आयतन हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या बोला है उसमें हमें क्या तिगड़म करना है कि त्रिज्या को हम दुगुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है त्रिज्या को यदि दुगुना कर दी जाए, मतलब ये यहाँ पर ये जो त्रिज्या है इसको मैं 2 गुना कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू यहाँ पर देखिए आर के जगह में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आर की जगह में हो जाएगा 2r, ये 2r का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हम कर देते हैं त्रिज्या को 2 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू ये आर का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब बेलन की त्रिज्या को अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ तो इसका आयतन देखिए कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। इसका जो पहले का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, तो आयतन इसका कितना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया, ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, ये हमें बोला गया है। तो देखिए इसका आयतन तो ये परिवर्तित हो ही गया, पहले जितना था उसका 4 गुना हो गया, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई में क्या तिगड़म करें, हम इसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें कि इसका आयतन ये जो पहले जैसा है इतना के बराबर ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर में 4 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसके हाइट में अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूँ, इसके हाइट में अगर मैं ये 4 को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से ये 4 हमारा कैंसिल हो के ये फिर से ये पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ठीक है। ये हमारा जो पहले था पाई आर स्क्वायर एच उसी के बराबर में आ गया। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने किया दोस्तों एच में इसके हाइट में हम 4 का डिवाइड किए, ठीक है। उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके ऊंचाई में हमने क्या परिवर्तन किया, उसके ऊंचाई को उसका ऊंचाई जितना भी है उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। तो देखिए उसके ऊंचाई को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो उसका आयतन अपरिवर्तित मतलब पहले के जैसा आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें ऑप्शन में प्रतिशत में पूछा गया है कि कितना प्रतिशत हमने चेंजेस किया, तो इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो इसको मैं कर दूंगा दोस्तों 100 से गुणा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और ये कितने बार में जाएगा, ये 25 चौक 100, मतलब इसके हाइट में कितने का वृद्धि हो गया दोस्तों, ये 25% का ये वृद्धि हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक ऊंचाई जितना था तो उसके प्रारंभिक ऊंचाई में 25% का चेंजेस आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिए प्रारंभिक ऊंचाई का 25%, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से समझिएगा, ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है। एक कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर है
लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला है हम ठीक उसी प्रकार से करते चलते हैं, फिर हमें ऐसा क्वेश्चन जो है आसान लगने लगेगा। तो देखिए क्या बोला है कि एक कागज़ के टुकड़े को जिसकी माप, मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा कुछ इस प्रकार से है, जिसकी माप हमें कितना दिया गया दोस्तों 22 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया देखिए 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इसकी लंबाई और इसका हाइट कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा इसका लंबाई और ये चौड़ाई दिया गया है। अब देखिए क्या बोला है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाए, ठीक है। इसका जो ये लंबाई का भुजा है इसकी तरफ से अगर मैं मोड़ता हूँ तब की कंडीशन में इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा, ठीक है। मतलब ये बेलन के रूप में बन जाएगा। अगर मैं इसको मोड़ना चालू करूं तो ये हमारे बेलन के रूप में बन जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए हमारे बेलन के रूप में बन गया, मतलब इसका हाइट जो है इसके बराबर में हो जाएगा। इसका हाइट ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये 22 सेंटीमीटर जो लंबाई है इसी को मैं अगर रोल करते चलता हूँ तो ये 15 सेंटीमीटर मतलब सेम हाइट का ये बेलन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये जो बेलन बना इसी का आयतन हमें निकालना है, ठीक है। इसका आयतन हमें निकालना है। तो देखिए इसकी लंबाई साइड से अगर मैं इसको मोड़ता चला गया तो ये हमारा बेलन के रूप में बन गया। तो इस बेलन की परिधि क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, इस बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी, ये 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 22 सेंटीमीटर तक के एरिया को ही हमने मोड़ा है। तो इस बेलन की परिधि क्या निकल के आ जाएगी, इसकी परिधि, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेलन की परिधि, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या निकल के आ जाएगी हमारे 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 22 सेंटीमीटर लंबाई को ही हमने मोड़ा है। तो देखिए इसकी परिधि क्या हो जाएगा, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो इसकी परिधि होता है 2πr, परिधि हो जाता है दोस्तों 2πr, और 2πr का वैल्यू हमें क्या दिया गया है ये 22। अब यहाँ पर देखिए मैं r का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो r = मैं निकाल सकता हूँ। r बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों 22/2 गुणित ये हमारा कितना हो जाएगा पाई। मतलब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और ये कितने बार हो जाएगा ये 11, ठीक है। मतलब ये हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों 11/पाई, ये हमारा निकल करके आ गया दोस्तों 11/पाई। मतलब इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 11/पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, मतलब ये हो जाएगा 7 ऊपर में गुणा, ठीक है। मतलब ये 11 × 7/22, मतलब ये हो जाएगा देखिए 11 का हम 11 दूने 22, मतलब इसका मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 7/2। और ये 7/2 हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस का मान है। ये 7/2 क्या है दोस्तों, ये रेडियस का मान है। जो हमारा जो रोल करके जो बेलन बना है, तो ये बेलन में ये जो वृत्त के रूप में बना है, इसका जो बेस है ये इसी का रेडियस निकल करके आ गया 7/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें इसमें पूछा क्या गया है, इसका आयतन हमें पूछा गया है दोस्तों। इसका आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या हो जाता है, तो बेलन का आयतन होता है ये πr²h। तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए पाई का मान ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणित r²। तो r का मान क्या है दोस्तों 7/2, मतलब 7/2 का स्क्वायर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 7/2 गुणित 7/2 गुणित h का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, h हमारा दिया गया है 15, ठीक है। h हमारा दिया गया है 15। तो यहाँ से जो कटेगा उसको मैं कटा देता हूँ। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया और ये 2 एकम 2 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 11 बार में। एक बार जो मिला उसको मैं लिख लेता हूँ। ऊपर में क्या बचे, ये 11 × 7 × 15 और नीचे में क्या बचे दोस्तों 2। अब ये 2 किसी से नहीं कटेगा तो इसको हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 11 × 7 = 77, ये 11 × 7 = 77 गुणित 15, ठीक है। अब ये 77 गुणित 15 और बटे में क्या निकल के आ गया, बटे में 2, मतलब 77 गुणित 15 अगर मैं करता हूँ तो 15 × 7 = 105, 105 की कितना बच गया 5 और ये बचा 10। फिर से 15 × 7 = 105 और 105 और ये 10 करने पर 115, ठीक है। ये हमारा आ गया दोस्तों 1155/2। अब 1155 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 577 से ही 1/2, ठीक है। 577 से ही 1/2, चूँकि हम निकाल रहे हैं आयतन, तो आयतन किस में हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 577 से ही 1/2 घन सेंटीमीटर। ये आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, अब उसका कोई त्रिज्या निकलेगा जिसको हम r से डिनोट करते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन, मतलब ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, r इज इक्वल टू ये घन का कोई एक भुजा। ठीक है, मतलब इसका ये त्रिज्या का मान जितना आएगा उतना ही मान उस घन के भुजा का होगा, मतलब r इज इक्वल टू a। ये हमारा हो गया पहला काम। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया हमें क्या दिया गया दोस्तों, 154 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर ए स्क्वायर। तो देखिए वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाता है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वृत्त का एरिया हमें देखिए कितना दिया गया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 154 बराबर ये पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैं अगर r की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 154 बटे ये पाई जो है इधर गुणा हो रहा है वो इधर आके भाग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पाई की वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22/7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो ये आपका देखिए कितने बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए ये 11 दूने 22, और ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, उसके बाद कितना बचा ये हमारा 4, और ये 11 चौक 44। मतलब यहाँ पर से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया दोस्तों 14 × 7 बटे में क्या बच गया हमारा 2। मतलब यहाँ से ये 2 से ये हमारा 2 एकम 2, और ये 2 7 14, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा कितना निकल के आ गया 7 7 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया 7 7 49, मतलब आर का वैल्यू हमें कितना मिल गया 7। ठीक है, आर का वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। यहाँ तो हमें मिला आर का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था इसका जितना त्रिज्या हो जाएगा, घन का जितना भुजा होगा और ये त्रिज्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है। मतलब r का वैल्यू हमें कितना मिला है 7, तो यहाँ पर ये a का वैल्यू भी हमें कितना मिल जाएगा 7 ही। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इस साइड से अगर बनाता हूँ तो ये घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, तो घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 6 × a²। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमारा कितना मिल के आ जाएगा, a इज इक्वल टू r, और r का वैल्यू हमें कितना मिला है 7। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 × a का स्क्वायर, मतलब 6 × 7 का स्क्वायर, मतलब ये हमारा हो जाएगा 6 × ये 7 × 7, मतलब ये 6 7 42, और ये 42 × 7, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14 के 4, और ये 7 चौक 28, और ये 28 और 1 29, मतलब ये हो जाएगा 294, और ये कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन, चाहे आपका कितना सा भी कठिन क्वेश्चन हो, आपको कितना सा भी कठिन लग रहा हो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, अगर आप एक बार उसका कंसेप्ट पकड़ लेते हैं तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी विदिन सेकेंड बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए व्यास जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और व्यास बराबर क्या दिया गया दोस्तों 28 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका ऊंचाई भी हमें दिया गया है, ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं। तो ऊंचाई का वैल्यू क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर।
अब उसके बाद देखिए व्यास बराबर हमें कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो अगर मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ तो ये त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 28/2, मतलब ये हमें कितना मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखिए आपको एच का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया, तो आप इजीली आयतन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।